नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर तिवारी है और इस वीडियो में हम महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता सरोकार का पार्ट 2 डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पार्ट 1 में हमने इसी टॉपिक पर महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता सरोकार पर एक 35 मिनट का वीडियो बनाया था, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पा सकते हैं। तो उसको देख करके उसके बाद इस पार्ट 2 को देखिए, ताकि आपको पूरा इसका लाभ प्राप्त हो सके। यदि पार्ट 2 और पार्ट 1 का यूपीएससी के आईएएस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ऑथेंटिसिटी क्या है, तो ये है कि अगर आप एसए में महिलाओं से संबंधित मुद्दे पूछे जाएं, या जीएस पेपर 1 में जो इंडियन सोसाइटी है उसमें महिला से संबंधित मुद्दे क्वेश्चन पूछे जाएं, या जीएस पेपर 2 में जो वंचित वर्ग है या जो थोड़ा बहुत पिछड़ा वर्ग रह गया है उसके कार्यक्रम या नीतियों से संबंधित प्रश्न पूछें, या जीएस पेपर 3 में जो समावेशी विकास होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ होता है, उससे रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछें, तो ये वीडियो और पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो जो पार्ट 1 में हमने चीज़ें डिस्कस की थी, उसके बारे में थोड़ा सा रिकैप हम देख लें। उसमें पहला ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जो संभावित आयु होती है पुरुषों की, महिलाओं की, वो 2015 में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि पुरुष की जो संभावित आयु होती है वो लगभग 67.5 वर्ष होती है, जबकि महिलाओं की लगभग 70 वर्ष होती है। इसके पीछे कारण ये होता है कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसको आप पार्ट 1 वाले में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसको देखिए, उसके बाद ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको लाभकारी हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो महिलाओं की मृत्यु दर है वो ज़्यादा हो जाती है। इसके 2 कारण बताए गए थे। पहला ये कि बाल्यावस्था में उनके साथ कई तरह के भेदभाव, और दूसरा प्रजनन काल, जो कि 15 से 45 साल के बीच में होता है, उसके बीच में उनकी बहुत सारी मृत्यु की घटनाएँ हो जाती हैं, जिसके कारण से इसमें थोड़ा सा इम्बैलेंस वाली स्थिति आ जाती है। इसके अलावा हमने दूसरा चीज़ देखा था कि आर्टिकल 47 में राज्य और जो पोषण है और हेल्थ है, इससे रिलेटेड बातें कही गई हैं आर्टिकल 47 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर एसडीजी 3 की बात करें तो वो सभी उम्र के सभी लोगों के स्वस्थ जीवन और खुशहाली को बढ़ावा देने की बात से संबंधित है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की जो परिभाषा बताई है उसमें कहा है कि स्वास्थ्य मात्र रोग या दुर्बलता का न होना ही नहीं है, बल्कि यह पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आरोग्य की स्थिति का नाम है। फिर हमने देखा था कि एक अल्प पोषित माँ कैसे एक अल्प पोषित बच्चे का जन्म देती है। उसके अंदर में बहुत सारी कह लें कि सामाजिक बुराइयाँ या कहें स्वास्थ्य से रिलेटेड बुराइयाँ आ जाती हैं, जिसके कारण से वो फिर अगला बच्चा जन्म जन्म देती है तो वो भी कुपोषित हो जाता है। तो इससे पीढ़ीगत कुचक्र बन जाता है। ये हमने डिस्कशन किया था पिछली वीडियो में। फिर जो सतत विकास लक्ष्य का जो छठा वाला लक्ष्य है उसमें बताया गया है कि 2030 तक स्वच्छ पेयजल को सर्वसुलभ बनाना है, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त साफ सफाई एवं स्वच्छता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इस वाले में। तो ये और स्वच्छ भारत मिशन के बारे में थोड़ा सा हमने देखा था कि कैसे कैसे इसमें डेवलपमेंट हुआ है। अब हम पार्ट 2 में इससे संबंधित कुछ और चीज़ें जो हो सकती हैं उसको हम डिस्कशन करते हैं। तो इस वीडियो की चलिए शुरुआत करते हैं। अब जो जल जीवन मिशन की परिकल्पना 2024 तक ग्रामीण भारत के हर एक घर में नलों के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए की गई है। 2024 तक सभी को नल के माध्यम से जल उपलब्ध हो सके, एक बहुत बड़ा मिशन है जल जीवन मिशन। और इसको कब तक अचीव करने का प्रोग्राम है, तो 2024 तक। कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि जल जीवन मिशन का जो थ्रेश होल्ड पॉइंट है वो किस समय तक रखा गया है, तो ये 2024 तक रखा गया है। इसके अलावा जैसे आवास से संबंधित आ जाता है क्वेश्चन की इसकी थ्रेश होल्ड पॉइंट कब है, यानी कि इसका लक्ष्य बिंदु किस समय अवधि तक है, और भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जल जीवन मिशन की परिकल्पना का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है कि सभी को जो ग्रामीण भारत के प्रत्येक घर हैं उसमें नल के माध्यम से सभी को पेयजल उपलब्ध हो सके। और पेयजल उपलब्ध होगा तो ये एसडीजी के कौन सा लक्ष्य पूरा करेगा, तो ये एसडीजी 6
जो है कि स्वच्छ पेयजल सर्वसुलभ होना चाहिए और साफ़ सफाई सभी के पास होनी चाहिए, तो इसको पूरा करेगा SDG 6 को। SDG 6 स्वच्छ पेयजल और साफ़ सफाई से संबंधित है। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्या बातें हैं? इसमें जल स्रोतों को फिर से भरने के लिए विभिन्न उपायों जैसे जल संरक्षण, वर्षा जल जो होता है उसका संचयन किए जाए, कंजर्वेशन किए जाए, भूमिगत जलाशयों को यानी कि अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको फिर से भरने यानी कि रीफिल करने, और जो गंदे पानी है उनकी सफाई करके उसे फिर से उपयोग में लाने के जो उपाय हो सकते हैं उन पर अमल करने पर बहुत जोर दिया गया है जल जीवन मिशन में। पानी के बारे में सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित इस अभियान में सूचना यानी इन्फॉर्मेशन, शिक्षा यानी एजुकेशन और संचार यानी कम्युनिकेशन पर व्यापक रूप से जोर दिया गया है और इसे हर एक की प्राथमिकता बताते हुए जन आंदोलन का रूप देने की बात कही गई है। इस संबंध में भारत की जनता ने आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया है और लोग स्वच्छता दिव्यता के बराबर हैं के संदेश का प्रसार कर रहे हैं। इसी संदर्भ में किशोरियां और महिलाएं और माहवारी के दौरान उनके आरोग्य तथा स्वच्छता से संबंधित आदतें अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई हैं। जो हाइजीन होता है उससे संबंधित बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। इस दौरान सफाई न रखने से प्रजनन नली जो होती है, रिप्रोडक्टिव जो ट्यूब होता है प्रजनन नली, उसके संक्रमण और स्वास्थ्य से संबंधित दूसरे रोगों का खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसी चैनल पर हमने एक वीडियो डाला था कि कैसे पीरियड्स के दौरान बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो जब साफ़ सफाई नहीं होती तो प्रजनन नली के संक्रमण से संबंधित जो स्वास्थ्य संबंधी रोग हैं उसका खतरा बढ़ जाता है। हमारे देश के कई ग्रामीण या दूर दराज इलाकों में लड़कियों को ना तो माहवारी की ठीक से जानकारी होती है और ना इसके लिए पूरी तरह तैयार होती हैं। उनके घर में, स्कूल में, कार्यस्थल पर कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनको इस बात का अवेयरनेस नहीं होता है। दासरा फिलेंथ्रोल फोरम एक संस्था है, दासरा फिलेंथ्रोल फोरम, उसकी रिपोर्ट जो कि 2019 में प्रकाशित की गई थी, उसके अनुसार हर साल करीब 2.3 करोड़ लड़कियां, 2.25 करोड़ से ज़्यादा लड़कियां स्कूल जाना इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि स्कूलों में मासिक धर्म जो हर माह में जो पीरियड्स से संबंधित जो मासिक धर्म बनता है उससे संबंधित स्वच्छता की पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती हैं। सोचिए, हर साल 2.25 करोड़ यानी 2.30 करोड़ लड़कियां स्कूल सिर्फ इसलिए छोड़ देती हैं कि मासिक धर्म से संबंधित स्वच्छता की पर्याप्त सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं हैं। तो जब उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाएगी तो जाहिर सी बात है आगे बढ़ नहीं पाएगी और उनका जो ग्रोथ है, जो सोशल ग्रोथ है, इकोनॉमिकल ग्रोथ है, पॉलिटिकल ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं ठप हो जाएगा। माहवारी के दौरान स्वास्थ्य और स्वच्छता सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, विशेष रूप से जो SDG 6.2 है, जैसे SDG 17 है, जो मेन SDGs हैं वो 17 हैं, लेकिन जो उप लक्ष्य बनाए गए हैं वो करीब करीब 160 से ऊपर हैं। तो SDG 6 में भी जो दूसरा वाला हिस्सा है, सेकेंड पार्ट का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। SDG 6.2 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? माहवारी के दौरान स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो ये SDG 6.2 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है जिसका उद्देश्य सबको स्वच्छता और आरोग्य की सुविधाओं तक पहुंच बराबरी के आधार पर और पर्याप्त रूप में उपलब्ध कराना और महिलाओं, बालिकाओं और नाजुक हालात वालों की आवश्यकताओं का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए खुले में शौच की बुराई को दूर करना है, ओपन डेफिकेशन फ्री करना है। 2020 तक देखें तो करीब करीब 10 करोड़ परिवारों में शौचालय का निर्माण किया गया। ये
स्वच्छ भारत अभियान जो ग्रामीण है उसके माध्यम से फर्स्ट वाले फेज़ में। इतना ही नहीं, केले और बांस के रेशे, समुद्री स्पंज, जलकुंभी आदि से बने सड़कर नष्ट हो जाने वाले स्वच्छता उत्पादों के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने की भी आवश्यकता है। माहवारी जो होती है वो स्वच्छता योजना, माहवारी स्वच्छता योजना की शुरुआत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ग्रामीण इलाकों की किशोरियों जो 10 से 19 साल के बीच में हैं उनमें मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। तो योजना का नाम है माहवारी स्वच्छता योजना। ये 10 से 19 वर्ष के बीच में जो लड़कियां हैं उनको जागरूक करने के लिए, इससे समय मासिक धर्म क्या है, कैसे होता है, कैसे हम हाइजीन बरत सकते हैं, इससे संबंधित एक योजना थी जिसको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्टार्ट किया था। इसका मुख्य उद्देश्य उन्हें माहवारी के दौरान साफ सफाई रखने की जानकारी देना, इसमें काम आने वाले उत्पाद सुलभ बनाना जैसे कि सैनिटरी पैड्स वगैरह हो गए, अच्छी किस्म के सैनिटरी नैपकिन के उपयोग को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना था कि इस्तेमाल के बाद इनका सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल तरीके से निपटान किया जाए। यानी यूज़ करके उसको कहीं पर भी थ्रो ना किया जाए, बल्कि बाकायदे उसको मशीनीकृत तरीके से पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण किया जाए, या जैसा भी उसका यूज हो सकता है, उनमें पर्यावरणीय नुकसान ना हो, पर्यावरणीय क्षति, इन्वायरमेंटल जो दिक्कतें हो सकती हैं वो इसके कारण से ना हो, इसकी भी बात इसमें की गई थी। प्रारंभ में 2011 में जब यह योजना शुरू की गई तो 17 राज्यों के 107 चुने हुए ज़िलों में इसे लागू किया गया था। तो इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2011 में शुरू की गई थी। योजना के तहत 6 सैनिटरी नैपकिन्स का 6 रुपये कीमत का एक पैकेट गांवों की प्रत्येक किशोरी को दिया गया। लेकिन 2014 के बाद से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की किशोरियों को 6 रुपये की रियायती कीमत वाले 6 सैनिटरी नैपकिन के पैक उपलब्ध कराने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को धनराशि उपलब्ध करा दी जाती है ताकि इनकी विकेंद्रित तरीके से खरीद हो सके। आशा कार्यकर्ताओं को मामूली प्रोत्साहन पर नैपकिन्स का एक पैकेट बेचने पर हर महीने व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक पैकेट, तो आशा कार्यकर्ताओं को मामूली प्रोत्साहन पर किशोरियों को इनके वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं को किशोरियों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों या इसी तरह के किसी स्थान पर मासिक बैठक आयोजित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है ताकि वे मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता संबंधी किसी मुद्दे और यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर किशोरियों की जिज्ञासाओं का समाधान कर सकें। किशोरियों में माहवारी के दौरान अपनाए जाने वाले स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षित तौर तरीकों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ऑडियो, वीडियो और प्रिंट माध्यमों में कई तरह की सामग्री तैयार की गई है। प्रभावी संचार के लिए आशा कार्यकर्ताओं जैसे या क्षेत्र स्तर पर काम करने वाले अन्य कर्मियों की मदद के लिए सामग्री तैयार की गई है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों को सैनिटरी नैपकिन बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान से प्रत्येक स्कूल में लड़कियों के लिए स्वच्छता या निपटान संबंधी समुचित सुविधाएं जैसे नैपकिन बदलने और उनके सही निपटान के स्थान और साबुन पानी की सुविधा उपलब्ध हुई है। सबला कार्यक्रम में भी महिलाओं में स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एनीमिया मुक्त भारत, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बनाया गया है उसके अंतर्गत क्या क्या बातें हैं? तो पहला, एनीमिया मुक्त भारत। दूसरा, ग्राम स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन। अगला, पोषण दिवसों का आयोजन जिसमें मातृ या शिशु स्वास्थ्य सेवा तथा मातृ एवं शिशु देखभाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। इसके अलावा आयरन, फोलिक एसिड और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की कमी दूर करने तथा आयोडीन युक्त नमक का सेवन करने पर जोर दिया जाता है। तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कुछ उद्देश्य हैं।
राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल, जिसको निपी शॉर्ट में बोल रहे हैं, राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल का उद्देश्य जीवन के विभिन्न चरणों में शरीर में आयरन की कमी पर नियंत्रण करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयरन और फोलिक एसिड की पूरक खुराक दी जाती है। किसमें? राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल यानी निपी। जैसे प्रीलिम्स में कभी कभी इस टाइप क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ध्यान रहे कि राष्ट्रीय आयरन प्लस का जो उद्देश्य है वो जीवन के विभिन्न चरणों में शरीर में आयरन की कमी पर नियंत्रण करना है। दूसरा, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयरन और फोलिक एसिड की पूरक खुराक दी जाती है। लाभार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार इनकी खुराक घटती बढ़ती रहती है। इसके अलावा बच्चों और किशोर किशोरियों के लिए पेट से कृमियों को निकालने के लिए अर्धवार्षिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चलाया जाता है। सघन राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल का उद्देश्य देश में एनीमिया के मामलों में 3% अंकों की दर से कमी लाना है। आयरन और फोलिक एसिड की साप्ताहिक खुराक दिलाने के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किशोर किशोरियों में 10 से 19 साल का जो उम्र के हैं उनमें पोषण संबंधी कमियों से होने वाली रक्ताल्पता, जिसको एनीमिया बोलते हैं, में कमी लाना और इसकी गंभीरता को कम करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना भी चलाई जा रही है। जननी सुरक्षा योजना ये किसमें है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य मातृ और नवजात शिशुओं की मौतों को उपेक्षित वर्गों के परिवारों की महिलाओं के लिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर कम करना है। माता और शिशु की निगरानी प्रणाली का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, शिशुओं को स्तनपान कराने वाली महिलाओं और उनके शिशुओं के स्वास्थ्य की स्थिति पर नज़र रखना है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्तर पर ली गई विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं, खासतौर पर प्रसव उत्तर देखभाल और टीकाकरण संबंधी के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए उन सभी सेवाओं या घटनाओं की निगरानी की जाती है जिसका फ़ायदा स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत महिला और या फिर शिशु ने उठाया था। महिलाओं, किशोरियों और अन्य सभी उम्र तथा लिंग समूहों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और इस तरह पूरे परिवार का ध्यान रखा गया है। क्या क्या इसमें शामिल है? इनमें प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु, बाल और किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम भी शामिल हैं। संचारी रोगों से संबंधित कार्यक्रमों में समन्वित रोग निगरानी कार्यक्रम, संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय वेक्टर जन रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, पल्स पोलियो कार्यक्रम, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम और नेशनल प्रोग्राम ऑन कंटेनमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। ये कुछ बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो राष्ट्रीय जो कहें स्वास्थ्य मिशन है उसके अंतर्गत है, जो हेल्थ मिशन ऑफ इन नेशनल लेवल है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उसके अंतर्गत ये सारे प्रोग्राम बनाए गए हैं। जो गैर संचारी रोग होते हैं उनके लिए क्या कार्यक्रम है? गैर संचारी रोग मतलब कि ऐसा रोग जो संचार यानी कि संचार के माध्यम, जैसे वायु हो गया या जल हो गया, उसके माध्यम से नहीं होता है, बल्कि ऐसे ही हो जाता है किसी दूसरे कारणवश। जीवन जो वृत्त है या ठीक प्रकार से टाइम सर्कुलेशन ना हो पाने के कारण या गलत तरीके से जीवन यापन करने के कारण बहुत सारे रोग हो जाते हैं, तो सब गैर संचारी रोग हैं। उनमें क्या क्या कार्यक्रम हैं? जैसे तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय वक्ष रोग और हृदयाघात निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम, व्यवसाय जन्य रोगों के नियंत्रण का राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण और दृष्टि क्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम और राष्ट्रीय जलन निवारण और प्रबंधन कार्यक्रम। ये सब शामिल है गैर संचारी रोगों के जो कार्यक्रम हैं उनमें।
अच्छा, स्वस्थ नागरिक अभियान क्या है, इसको भी थोड़ा सा हम समझ लें। यह स्वास्थ्य संबंधी, देखिए क्या है स्वस्थ नागरिक अभियान। ये स्वास्थ्य संबंधी एक सामाजिक आंदोलन है जिसके तहत प्राथमिकता वाले उपर्युक्त क्षेत्रों में संकेतकों की सिफारिश की जाती है और उनके लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और उन्हें प्राप्त करने की प्रणाली बना दी जाती है। नीति में उपचार संबंधी देखभाल के साथ साथ बीमारियों के रोकथाम और आरोग्य को बढ़ावा देने को पर्याप्त महत्व दिया जाता है। इस तरह अच्छे स्वास्थ्य और पर्याप्त पोषण से रोगों के प्रतिरोध की हमारी आंतरिक क्षमता सुदृढ़ होती है और हमें संक्रमण से निपटने की हमारी क्षमता प्राप्त होती है, जिससे हम बीमार पड़ने से बचे रहते हैं। फिर भी अगर कोई बीमार हो जाए तो बीमारी की गंभीरता का स्तर निम्न रहता है और इसकी अवधि भी कम होती है। ऐसा व्यक्ति जल्द ठीक हो जाता है और शरीर को कोई ज़्यादा नुकसान या बोझ नहीं उठाना पड़ता। इस तरह आरोग्य को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता दोनों का साथ साथ ज़रूरी है और कोविड-19 के वर्तमान दौर में भी यह तथ्य उतना ही सही और सत्य है। कोविड-19 वायरस और ज़ुकाम, फ्लू और निमोनिया जैसी आम बीमारियां फैलाने वाले वायरसों या बैक्टीरिया के फैलाव को रोकने के लिए साफ सफाई की पर्याप्त सुविधाएं होना बेहद ज़रूरी है। इससे बीमारियों के प्रकोप को काफ़ी कम किया जा सकता है। एक दूसरे के संपर्क में आते समय सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने और मास्क पहनने से संक्रमण का फैलाव रुकता है और बार बार हाथ धोते रहने और आरोग्य के अन्य नियमों का पालन करने से वायरस को शरीर में पहुंचने से रोका जा सकता है। उचित साफ सफाई तथा आरोग्य संबंधी उपायों से शरीर में सूक्ष्म जीवाणुओं का प्रकोप कम होता है और संक्रमण या बीमारियों की रोकथाम होती है और इस तरह व्यक्ति को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। कुल मिलाकर अच्छे स्वास्थ्य, उपयुक्त आहार और स्वस्थ जीवन शैली से हमारा जोश और रोग प्रतिरोधक क्षमता सही बना रहता है, जिससे संक्रमण का शिकार होने पर इससे निपटने में मदद मिलती है। नई पीढ़ी की मार्गदर्शन होने के नाते महिलाओं के स्वास्थ्य और साफ सफाई की स्थिति को उचित महत्व दिया जाना चाहिए, ताकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने वाला कुपोषण और खराब स्वास्थ्य का कुचक्र उनमें शुरू ना हो सकें और स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का गांधी जी का स्वप्न साकार हो सके। अब जल्दी जल्दी देख लें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है उसका लक्ष्य क्या क्या है। इसमें सबसे पहले अनुमानित आयु और स्वस्थ जीवन से संबंधित क्या बातें कही गई हैं। पहला, 2025 तक जन्म के समय औसत अनुमानित आयु 67.5 से बढ़ाकर 70 वर्ष करना है, जिसको जीवन प्रत्याशा कह सकते हैं। जो इस समय 67.5 साल है वो 2025 तक बढ़ा करके 70 वर्ष करना है। तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का लक्ष्य है। दूसरा, जीवन के अक्षमता समायोजित वर्षों पर नज़र रखने की नियमित व्यवस्था का सूचकांक बनाकर बीमारियों के बोझ और रुझान का 2020 तक प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत आकलन करना है। तीसरा, कुल प्रजनन दर को कम करके 2025 तक 2.1 के राष्ट्रीय और उससे निचले उपराष्ट्रीय स्तर पर लाना है। इसके अलावा उम्र के अनुसार या कारण के अनुसार मृत्यु दर से संबंधित क्या बातें कही गई हैं, तो 3 बातें हैं। पहला, मातृ मृत्यु दर को वर्तमान स्तर से घटाकर 2030 तक 100 पर पहुंचाना है। ये मातृ मृत्यु दर की जो लक्ष्य है वो 2020 तक 100 के स्तर पर पहुंचाना है। शिशु मृत्यु दर को 2019 तक 28 पर पहुंचाना ये लक्ष्य रखा गया था। नवजात शिशु मृत्यु दर को 2025 तक 16 और मृत शिशु जन्म दर को 1 वाली संख्या के स्तर पर लाना है। बीमारी के प्रकोप या फैलाव में कमी से संबंधित क्या बातें कही गई हैं, तो उसमें पहला, HIV एड्स के लिए 90-90-90 इस रेशियो के वैश्विक लक्ष्य को 2020 तक प्राप्त करना। इसका मतलब क्या है कि HIV संक्रमित 90% लोगों को अपनी स्थिति की जानकारी, HIV संक्रमण की पुष्टि वाले 90% को लगातार एंटी रेट्रोवायरल चिकित्सा मिलना और 90% को वायरस पर नियंत्रण के बाद एंटी रेट्रो दवाओं का मिलना, ये बात है। दूसरी, हृदय रोगों, कैंसर, मधुमेह या सांस की पुरानी बीमारियों से असमय मृत्यु की दर में 2025 तक 25% की कमी लाना है। फिर
टीबी के जिन नए रोगियों के बलगम में बीमारी की पुष्टि हुई है, उनके ठीक होने की दर को 85% से अधिक के स्तर पर बनाए रखना और नए मामलों में कमी लाकर 2025 तक बीमारी के उन्मूलन की स्थिति लाना है। फिर कुष्ठ रोग उन्मूलन के 2018 के लक्ष्य और स्थिति को बनाए रखना। इसी तरह प्रकोप वाले इलाकों में काला आजार की या काला ज्वर की 2017 की और लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस के 2017 की स्थिति को बरकरार रखना है। अंधता के प्रकोप को 2025 तक 0.25 प्रति हजार के स्तर पर बनाए रखना है। फिर स्वास्थ्य प्रणाली का कार्य निष्पादन या स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाना है। उसे संबंधी 4 बातें हैं। पहला, 2025 तक जन स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग में वर्तमान स्तर से 50% की वृद्धि करना है। दूसरा, प्रसवोत्तर यानी प्रसव के बाद की सुविधाओं के दायरे को 2025 तक 90% से अधिक बनाए रखना और जन्म के समय प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी की उपस्थिति को 2025 तक 90% से अधिक के स्तर पर पहुंचाना है। तीसरा, 2025 तक परिवार नियोजन की आवश्यकताओं को राष्ट्रीय या उपराष्ट्रीय स्तर पर 90% से अधिक पर बरकरार रखना है। चौथा, घर पर देखभाल वाले उच्च रक्तचाप और मधुमेह के 80% ज्ञात रोगियों की बीमारी पर नियंत्रण की स्थिति को 2025 तक बनाए रखना है। तो ये कुछ लक्ष्य हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के। तो इस वाले वीडियो में इतना है। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। फिर जो नेक्स्ट वाले टॉपिक्स होंगे उसमें कुछ सिंगल यूज़ प्लास्टिक से संबंधित बातें होंगी। प्लास्टिक क्या है उसके बारे में पूरा एकदम डिटेल्ड स्टडी। फिर जो नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट है उसमें साफ़ सफाई की क्या उपलब्धता है, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन पे एक सेपरेट वीडियो ला करके पूरा डिटेलिंग इस पर देखेंगे, क्या क्या कैसे कैसे कब कब हुआ, क्या लाभ क्या हानि, ये सब चीज़ हम देखेंगे। जल जीवन मिशन के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे अलग से। फिर कुछ जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे, जो सफलता की कहानियाँ हैं। तो ऐसे करते करते हम धीरे धीरे जो इंडियन सोसाइटी वाला पोर्शन है या स्वास्थ्य से रिलेटेड जो टॉपिक्स हो सकते हैं उसका हम अध्ययन कर लेंगे। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।